ऊना सीट पर इस बार मुकाबला काफी रोचक होगा, क्योंकि इस बार मुकाबला होगा सतपाल बनाम सतपाल। ऊना विधानसभा सीट से इस बार फिर से कांग्रेस ने विजयी उम्मीदवार सतपाल रायजादा को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सतपाल सिंह सत्ती को ऊना से उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राजीव गौतम को इस सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि ऊना विधानसभा सीट जूनागढ़ के अंतर्गत आती है। इस संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राजेश चुडासमा सांसद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम इस वक्त पहुंच गई है हिमाचल प्रदेश के ऊना में। ये वही ऊना है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी और भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी उन्होंने यहीं से की थी। तो हम यहां से जानेंगे लोगों से कि यहाँ का क्या माहौल है, और हमारे साथ इस वक्त एक स्थानीय महिला मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मगन लता। क्या लगता है क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। सत्ती जी के फेवर में बहुत लोग हैं। सत्ती जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब जनता की निगाह में बड़े खरे उतर रहे हैं। और कभी भी आधी रात उनके पास चले जाओ तो कभी भी मतलब उनके यहाँ से निराश होकर नहीं आना पड़ता, काम कराते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। अगर समस्याओं की और मुद्दों की बात करें तो ऊना में क्या समस्या है जिनको लेकर वोटर्स है वो इस बार वोट डालेंगे? नहीं, वैसे काफ़ी सारी समस्या उन्होंने सॉल्व की हैं और अच्छा ही कर रहे हैं। तो अभी तो जनता उन्हीं की तरफ से कह रही है कि मतलब हमें तो कोई समस्या नहीं है, और जो भी हैं उन्होंने जो जनता ने बताई हैं उनमें वो खरे ही उतर रहे हैं और करा रहे हैं। हिमाचल में एक नशा भी एक मुद्दा रहा है शुरू से ही, तो आपको क्या लगता है जो भाजपा सरकार है उसने उन्हें नशे को लेकर क्या प्रयास किए अब तक? ऊना में जिस तरह देखा जाए, ऊना में तो अब जितना हमें पता है, जैसे हम स्टूडेंट्स वगैरह हैं, स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, बट इस बार बहुत ज़्यादा कम हुआ है ऊना में। खासकर हिमाचल में तो पता नहीं, बट ऊना में बहुत कम हुआ है। जैसे पहले हम देखते थे स्टूडेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं और बाहर से भी आते थे, उनमें भी बहुत बदलाव आया है, बट ऊना में बहुत बदलाव आया है। एक युवा होने के नाते आपकी क्या सरकार से अपील रहेगी कि अगर भाजपा की सरकार आए या फिर कांग्रेस की सरकार आए, युवाओं को लेकर वो क्या ध्यान दे? हाँ, हमारी एजुकेशन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स इन ऊना, यहाँ पर ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया या फिर कोई भी स्पोर्ट हो गया, उन पे ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ही हैं यहाँ पर। और हाँ, और हमारी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स। इस बार सर जो मुकेश अग्निहोत्री है वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, ईंट का जवाब पत्थर से हर कोई देता जब जंग होती है। ये तो एक अब जंग ही लगी हुई है। बाकी तो मेन चीज़ है विकास के ऊपर वोट पड़ेगी। जैसे जिस पार्टी ने भी विकास कराया लोग उसको वोट डालेंगे। जैसे बीजेपी के लास्ट जो 5 ईयर थे उसमें बहुत विकास हुआ, तो लोग विकास के साथ ही चलेंगे जी। हरोली में जब रैली हुई थी तो फिर उनको हाईकमान की तरफ से उनकी तारीफ की गई थी, तो क्या लगता है आपको हाईकमान की तरफ से उनके लिए एक इशारा था? एक्चुअल में जैसे हरोली क्या पूरे हिमाचल में वैसे वो फेमस है। इशारा तो होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम करता है, उन्होंने नो डाउट अच्छा काम किया है, तो इसके लिए इशारा भी समझ सकते हैं। और उनकी पार्टी में जैसे मेन अभी सुखविंदर सुक्खू जी हैं और मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, तो इसलिए तो दोनों ही दावेदार हैं। बट यहाँ पे अगर लोकल हुआ तो मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ के लिए दावेदार है। पिछले 5 सालों की बात करें तो भाजपा सरकार ने ऊना में क्या विकास कार्य किए? पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा कार्य हुए हैं। जैसे ऊना में पहले तो फेमस ये बस स्टैंड, मैं ही यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, हमने ये बस स्टैंड बनाया। ऐसे हमने ही एमआरसी ग्रुप की तरफ से हूँ। ऐसे ही ट्रिपल आईटी हमने ही बनाई है ऊना में। ऐसे हॉस्पिटल में बने हैं, यहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट बना है और रेस्ट हाउस बने हैं, और कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं। कई चीज़ रोड्स बने हैं, मोहल्लों में काम हुआ है। जैसे कई जगह जैसे कितनी गायें ऐसे घूमती थी, गाँव के लिए भी काफ़ी काम हुआ। जितनी गायें अभी वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में कहीं हमने देखी नहीं, वैसे बहुत ही कम है, अगर कोई इक्का दुक्का होगी तो। बाकी बहुत बढ़िया इन्होंने कार्य किए हैं।
जो ऊना ज़िला है वो पंजाब से सटा हुआ है, तो क्या लगता है जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई है, वैसे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे हिमाचल में कुछ रुख लग रहा है? जैसे आम आदमी पार्टी बेसिकली पंजाब में नो डाउट आम आदमी पार्टी आई है, बट वहाँ पे कुछ इनकी नीतियाँ ऐसी रही जिससे आम आदमी पार्टी हिमाचल में वो पकड़ नहीं बना पाई। और हिमाचल में दो ही मेन चेहरे हैं, कांग्रेस और बीजेपी। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे अभी इस टर्म में सरवाइव कर पाती है, या आती है या नहीं आती है जी। विकास कार्यों की बात करें तो मैम आप कुछ कह रहे थे कि पिछले 5 साल में यहाँ पर क्या विकास कार्य? सारा विकास किया है सत्ती जी, मतलब बीजेपी ने जैसे ये बनाया है, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, एक गायनी का अलग से लेडीज़ों के लिए हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने, और कॉलेज भी बनाए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं वो। और ये पीजीआई भी खुल रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे माइंड में नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वंदे भारत ट्रेन है, हम लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली में चल रहा, तो हम तो यहाँ से 5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो ये वंदे भारत, और यहाँ से एक्चुअल ब्लैक ड्रग पार्क जो आ रहा है वो भी बीजेपी की देन है। तो बहुत अच्छे अच्छे जो इन्होंने कार्य किए हैं उसके लिए इनकी देन इतनी है कि जो हिमाचल में पहले कार्य होने चाहिए थे वो आज हो रहे। अभी ट्रेन का विस्तार भी कितने अच्छे रूप से हो रहा है। आप मेरे सामने देखिए, बसेस चल रही हैं, सारा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लेक्स है, एयरलाइन स्टैंड है, पेंटालून है। ये हमें बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ये सीएम साहब ने उद्घाटन किया था। हाल ही में भाजपा और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की है और भाजपा ने छात्राओं को स्कूटी देने की बात की है, तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी हमें तो नहीं मिली तो हम तो नहीं कहेंगे। जब आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे तो उसको लेकर हाँ, वैसे तो अच्छा ही करेंगे, देनी चाहिए, इसमें और तरक्की होगी, स्टूडेंट की भी होगी, लेडीज़ों की भी होगी, कॉन्फिडेंस आता है हम लोगों में। ऐसा करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अगर सरकार हमारे साथ देती है तो। आपको क्या लगता है इस बार मोदी फैक्टर काम आएगा? बिल्कुल जी, विकास किया तो मोदी फैक्टर तो काम आएगा जी। वहीं कांग्रेस है वो मुकेश अग्निहोत्री को सीएम फेज के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या लगता है जो मुकेश अग्निहोत्री है वो सीएम फेज के लिए एक अच्छा फेस है? बिल्कुल जी, वो पिछले 4 बार से लगातार जीत रहे हैं, अब उनका 5वीं बार में है। अगर उनको एक्सपीरियंस है और वो नो डाउट अगर हवा चली है उनका कि वो सीएम, तो नेचुरली है कि वो उनको मौका देना चाहिए। हम भी उनकी सपोर्ट करेंगे अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है जी। तो ये तो हमने जानी यहाँ के स्थानीय लोगों की बात। इनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस में दोनों में कांटे की टक्कर है। ऊना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से सतपाल सत्ती बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं सतपाल सिंह रायजादा। दोनों के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ के स्थानीय एक निवासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस मुकाबले को लेकर। साथ ही उनसे जान लेते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? संजीव ठाकुर। क्या लगता है इस बार मुकाबला जो वो टक्कर का है? बिल्कुल बहुत टफ मुकाबला है दोनों साइड से, कांग्रेस से भी और बीजेपी से साइड से भी। तो मेन फोकस है यहाँ पर लोगों का महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और खनन माफिया, वन माफिया, भू माफिया और एक्साइज पे। जो जितना इधर करप्शन हुआ है वो इस पे जरा भी मौजूदा सरकार से रोक नहीं लगी है। अगर ये जितना ध्यान अब ये बोल रहे हैं ये वैसे, तो इतना ध्यान पहले देते तो फिर इसका फ़ायदा होता, लेकिन अभी कोई इसका वो नहीं है। तो यहाँ पर करप्शन बहुत हुआ है। ऊना में सबसे ज़्यादा खनन, वन माफिया, भू माफिया और एक्साइज पे करप्शन हुआ है, जिस पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। करप्शन जो है वो मेन मुद्दा है। इसके अलावा इस बार जो आप वोट डालेंगे वो किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने वाले? हम डालेंगे बेरोजगारी और महंगाई और ये जो भ्रष्टाचार हो उसके पूरा। क्या लगता है सतपाल सिंह रायजादा और सतपाल सत्ती दोनों जो हैं वो मुकाबला दोनों के बीच टक्कर का है। इस वक्त जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना विकास कार्य करवाया अपने विधानसभा क्षेत्र? उन्होंने करवाया जितना उनके पास पैसा था, फंड उतना करवाया उन्होंने। तो सतपाल जी ने भी करवाया है, सत्ती जी ने भी। पर अब देखो महंगाई और मेन है बेरोजगारी, उस पे लोग वोट देंगे। ठीक है। ठीक है, हिमाचल की बात करें तो जयराम सरकार जो है, कितने खुश हैं जयराम सरकार के कार्यकाल से? नहीं, हम नहीं खुश है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई पे इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। गरीब आदमी जो है, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो महंगाई से बड़े
वो है, व्याकुल है, उनको बहुत खाने को नहीं है, इसलिए बीजेपी इस बार जो है डबल इंजन का दम भर रही है, बोल रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास ज़्यादा होगा, केंद्र में भी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार होनी ज़रूरी है, बीजेपी का कहना है। नहीं, उन्होंने ऐसे बोलते तो हैं लेकिन वो इतना नहीं करते हैं। पहले अगर 2 साल पहले इन चीज़ों को करते तो शायद आज इनकी कंडीशन ठीक होती। एक और महिला हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मैम, आपका नाम? हाँ जी, नमस्कार। मैं मीना ठाकुर हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सरकार कोई भी आए, चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, लेकिन हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जो इतना वो रेप केस हो रहे हैं, फिर महंगाई इतनी हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, उस पर तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अब हमारे बच्चों को बोल रहे हैं कि हमने बड़ी नौकरियाँ दी। मेरे को ये बताओ, चलो MBBS या कोई भी ये डॉक्टरी वो कर रहे हैं, तो जिन्होंने MBA की हुई है, MCOM की हुई है, उन बच्चों को M Pharma किया, उन बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी दे रहे हैं। तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो तो हमारे को परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मा यहाँ पे 5,000 रुपये का क्वार्टर मिल रहा है। तो फिर वो 5,000 रुपये उनके पास वाले, उसमें क्या करेंगे बच्चे? खाएंगे या क्या करेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि हमने बच्चों को बड़ी नौकरियाँ दी और नौकरियाँ इन्होंने देनी नहीं है। तो हमारे को बताओ ना कि हम कहाँ जाएँ फिर? ये बोल रहे हैं कि हमने इतने बच्चों को दे, तो हमारे बच्चे, हम खुद ही परेशान हैं। तो हमारे को बताओ, हम तो यही मेन मुद्दा है कि कोई भी सरकार आए, इसी मुद्दे पे बोलना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो बेरोजगार है, अब MBA वाले बच्चे घर में बैठे हैं, 10,000 रुपये में हम उनको कहाँ भेज दें? वो तो हमारे उल्टा हमारे को पैसे उनको भेजने पड़ रहे हैं। 5 साल तो इन्होंने सोचा नहीं। आप बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले करना चाहिए था ना आपको। अब तो आपके वोटों का वो आ रहा, आप बोल रहे हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो पहले क्यों नहीं किया? वो तो हम सोच के वोट डालेंगे ना। अब देखते हैं, देखो क्या होता है। बेरोजगारी जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक अहम मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है या फिर कांग्रेस के समय से ही चलती आ रही है? देखो, ये तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी पढ़ के निकले हैं, तो हमारे को तो ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ किया ही नहीं है इन्होंने, चाहे कांग्रेस की ले चाहे बीजेपी की ले लो। क्योंकि हमारे बच्चे, अभी हम जा रहे हैं, अभी हम उनको चाहे कहीं भी भेज दें तो उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये तो बेरोजगारी तो है ही है। अब देखो अब कौन सी सरकार आती है, वो क्या करते हैं। बीजेपी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो महिलाओं के लिए बहुत सारे दावे किए, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश के अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से? क्योंकि जनता जो चाहती है वो बेसिक समस्याएं सॉल्व हो, पहले ये चाहती है। हाँ जी, हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि पहले ये सोल्व करें, उसके बाद बातें करें, ये जो भी करना है इन्होंने। पर मैं तो ये सोचती, जो बोलते हैं पर करते नहीं हैं। हम इससे बड़े परेशान हैं, चाहे बच्चों को ले लो चाहे महिलाओं को ले लो, ये बात है। बीजेपी जो है वो जयराम ठाकुर के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर चेहरा आपको कोई नाम देना हो तो क्या लगता है CM उम्मीदवार के दावेदार कौन हो सकते हैं? देखो, अभी तो टक्कर तो बराबर की, अभी तो हम ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं। सरकार हमारी तरफ से कोई भी, हम उसका वेलकम करेंगे। ये बात नहीं है कि बीजेपी क्या है हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस क्या है उसका, ये ऐसी बात नहीं है। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में तो सोचे ना। अच्छा, रेप केस देखो आप डेली के कितने हो रहे हैं, तो ये बोल रहे हमने ऐसे रोक लिया, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो सभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुकाबला कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी के राम कुमार के बीच है। ये वही मुकेश अग्निहोत्री हैं जिन्हें इस बार कांग्रेस पार्टी के CM चेहरे के दावेदार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऊना के युवाओं का क्या कहना है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा। सर, सबसे पहले आपका नाम? नीरज। क्या लगता है इस बार रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा? अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता, 50-50 है दोनों का। तो ऊना विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है। करते हुए विकास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, विकास है। आप खड़े हैं यहाँ पे, बस स्टैंड देख लो, पता लगता है जी। तो ऊना में, ऊना विधानसभा की क्या मुख्य समस्याएं हैं, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार जिनके आधार पर आप वोट डालने जाएंगे? देखिए, हम किसी को भी वैसे तो हम करते नहीं हैं, ना बीजेपी को बोलेंगे ना कांग्रेस को, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो पर्सनल है। जैसे घर पे नल या रास्ते, इस बार बोला तो है भी विकास करेंगे, बाकी देखो। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप वोट डालने जाएंगे। तो क्या लगता है ऊना विधानसभा में मौजूदा विधायक ने कितना विकास करवाया है? देखो, करवाया दोनों ने बहुत है। सत्ती जी ने भी, रजादा जी ने भी, दोनों ने बड़ा विकास करवाया है। हम किसी के बारे में नहीं बोलेंगे, दोनों ने बड़े काम करवाए हैं। आप युवा हैं, आप खुद ही जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य समस्या है वो है बेरोजगारी। तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेरोजगारी को लेकर पिछले 5 साल में अच्छे आंकड़े नहीं हैं, बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है जयराम सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है या फिर पिछले कांग्रेस के समय से चलती आ रही है? नहीं, जयराम
जब से हैं तब से बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं मिल रहा मौका युवाओं को, बिल्कुल ही मौका नहीं मिल रहा है। नशे को लेकर क्या बोलेंगे, क्योंकि नशा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, पंजाब से लगता राज्य है तो ज़िला है, तो क्या लगता है उसको लेकर? हमारे हिमाचल में तो ऐसा नहीं है ज़्यादा, लेकिन पंजाब में तो है, आपको पता है। लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं है कि युवाओं में ज़्यादा नशा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बीजेपी में फूट भी काफ़ी नज़र आ रही है, जो बागी विधायक बागी नेता हैं वो भी काफ़ी निकल कर सामने आए हैं, तो उसका बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ स्थानीय व्यापारी मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं। सर, सबसे पहले क्या लगता है, ऊना विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या आपकी मुख्य समस्याएं हैं जिनके आधार पर इस बार आप वोट डालने वाले हैं? मेन तो मैडम स्वास्थ्य है, एजुकेशन है। चलो एजुकेशन कुछ हद तक काफ़ी अच्छी की हुई है इन्होंने, लेकिन जैसे सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह है, वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं होते, तो बाहर जो है वो महंगा पड़ता है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। बाकी तकरीबन ठीक ही है। मौजूदा विधायक की बात करें तो कितना विकास कार्य करवाया और क्या खुश हैं उनके विकास कार्य से? मैडम ठीक है, कुछ हद तक देखो प्रॉपर तो हर किसी से उपलब्धि नहीं होती कोई भी है, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने गांव-गांव में जिम बनाए हैं और अपनी जैसे तनख्वाह लेते थे वो आगे विधवाओं को दी हुई है, कोई भी तनख्वाह खुद नहीं ली है, बस यही कुछ है। वैसे बाकी अगर प्रॉपर कहा जाए कि सारा हर एक नेता कंप्लीट होगा तो कोई भी कंप्लीट काम नहीं कर सकता है ना, ये कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। ये जो सीएम जयराम ठाकुर हैं उनके नेतृत्व से कितने खुश हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे और उनके विकास कार्य से उनकी जो गाइडेंस है वो कितना काम आई हिमाचल प्रदेश के तौर पे अगर देखा जाए? मैडम बहुत अच्छा काम किया उन्होंने भी, लेकिन जब से अभी वोट का टाइम आया तो और भी अच्छा कर रहे हैं वो। जैसे कि वोट के नज़दीक उन्होंने 125 यूनिट जो है वो माफ़ की हुई है, 125 यूनिट तक वोट के नज़दीक ही आके उन्होंने 50% किराया किया है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन यही काम अगर आने वाले टाइम में या थोड़ा टाइम पहले भी करते तो और भी अच्छा होता, जहाँ के लोगों के लिए, पॉपुलेशन के लिए। और वैसे अभी जो मेन है वो रोज़गार और स्वास्थ्य का है, अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। महंगाई जो है वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि उसी के महंगाई के मुद्दे पर ही उपचुनाव हारी थी बीजेपी। और इस बार जब कोरोना काल के बाद दुकानदार जो हैं, क्योंकि आप खुद एक व्यापारी हैं तो इससे आप भली भांति वो होंगे कि महंगाई का असर जो है वो कितना पड़ा है, और क्या मौजूदा विधायक उस महंगाई से उभार पाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं दुकानदारों और व्यापारियों को? हाँ मैडम, महंगाई तो है, पर लेकिन महंगाई चलो कोई बात नहीं है। इससे क्या कि हमारा देश, जैसे वो बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो हमारे देश की है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है, लेकिन मौजूदा सरकार को ये चाहिए कि अगर महंगाई बढ़ानी है तो घर घर के एक युवक को कम से कम उसको नौकरी के लिए मिले, ताकि वो उस महंगाई का सामना कर सके, उसको मतलब प्रॉपर उसके सामने खड़ा हो सके। अगर ये नहीं कर सकते तो महंगाई भी नहीं बढ़ाई जाए। हमारे साथ एक और स्थानीय व्यापारी मौजूद है। सर, आपका नाम? मैम पवन ठाकुर। क्या लगता है इस बार क्या किसके पक्ष में माहौल? मैम इस बार तो बीजेपी के पक्ष में है जी। आजकल जनता मेन काम देखती है, उसके आधार पे ही वोट डालती है, क्योंकि पढ़ी लिखे युवा है सभी, किसी को आज के टाइम में बोलना नहीं पड़ता आपने इसको डालनी है इसको डालनी है। हर युवा अपने मन से जो काम अच्छे तरीके से करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसी को वोट डालेंगे। इस बार सतपाल सत्ती जी को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वोटों से विजय होंगे वो। तो सतपाल सत्ती जी वजह रहेंगे जीत की, या जयराम ठाकुर रहेंगे, या पीएम मोदी रहेंगे? देखो जी, डबल इंजन की सरकार है, पीएम मोदी जी हमारे देश के मतलब प्रधानमंत्री है, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सारा बीजेपी पार्टी काम कर रही है, तो श्रेय तो सभी को जाता है जी। तो क्या लगता है कांग्रेस में दम नहीं है? कांग्रेस में देखो मैं दम की बात तो नहीं करूंगा, पर ये चीज़ है काम के ऊपर सबसे बड़ी है वोट एंड सपोर्ट। आम आदमी पार्टी भी एक विकल्प है इसमें। आम आदमी पार्टी चलो कहीं कहीं है, तो वो बात नहीं है, मैं वो बात नहीं बोलूँगा जी। ऊना विधानसभा क्षेत्र के क्या अहम मुद्दे हैं? मैम अहम मुद्दे मेन देखो जी, यहाँ पे हम ISBT में खड़े हैं, ये भी बीजेपी सरकार में बनाया है, ठीक है जी। और नीचे है PGI सेंटर है, मतलब काफ़ी बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं। जैसे गली मोहल्ले में चले जाओ आप, गांव-गांव में हर सड़क अच्छी हो गई है, मतलब मेन चीज़ तो यही है जी।
काफ़ी दशकों से जो है वो बीजेपी की सरकार रही है ऊना में, अगर देखा जाए बीजेपी का विधायक रहा है। लेकिन जो 2017 में चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस बड़ी मुश्किल से जो यहाँ पर इस सीट पर जीत हासिल की थी कांग्रेस ने। तो क्या लगता है कि उन 5 सालों में विकास कार्य हुआ है? आप कह रहे विकास कार्य खूब हुआ है, क्या आपको कैसे पता कि उन 5 सालों में नहीं हुआ, उससे पहले विकास कार्य हुए सत्ती जी ने करवाए? इससे पहले भी मैम कार्य होते रहे, इस बार भी हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए हैं। मतलब विकास आज की डेट में देखो, आप मान लो बाहर घूम जाओ, ISBT में घूम लो, नीचे चले जाओ कचहरियों में, वहाँ भी है, PGI है, मलाहत रोड पे, मतलब काफ़ी विकास है जी। आप गांव-गांव में चले जाओगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, रास्ते बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर बने हैं। ऊना विधानसभा क्षेत्र सीट की हमने बात कर ली, लेकिन हरोली विधानसभा सीट है जो वो भी काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री जी इस वक्त चुनावी मैदान में है वहाँ से। तो क्या लगता है मुकेश अग्निहोत्री जी के चांसेस हैं इस बार? मैम देखो, उनके भी है और अपने राम कुमार जी के भी है, सीट तो है। मतलब अगर मुकेश अग्निहोत्री जी बोले आराम से सीट निकल जाएगी, वो चीज़ तो हम जनता पर निर्भर करते हैं। अगर मान लो वहाँ पे राम कुमार जी ने विकास किया तो निश्चित तौर पे राम कुमार जी जीतेंगे। अगर मुकेश अग्निहोत्री ने किया तो मेन विकास के आधार पे वोट डालती है जनता। इस बार राम कुमार जी ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं वहाँ पे, जैसे ड्रग्स पार्क देखो मतलब लेके आए हैं ऊना में, हरोली विधानसभा में, वो भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हमारे साथ इस वक्त ऊना के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। सर, क्या लगता है इस बार रिवाज बदलेगा या फिर ताज बदलेगा? किसकी सरकार को आप? तो अभी वो ही जाने, हमें तो कोई पता ही नहीं है, क्या करेंगे और क्या। हाँ, अगर विकास कार्यों की बात करें तो ऊना में अब तक जयराम सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या विकास काम किए? वैसे तो सब ठीक ही है, अब क्या करना, किसी को क्या बोलेंगे हम, फिर वो गलत है जो वो गलत है। काम ठीक करेंगे तो आगे को भी बढ़ सकते हैं, अगर काम गलत होगा तो वापस नीचे आ जाएंगे। फिर क्या लगता है सर, किसका माहौल है? सरकार कांग्रेस का। क्या आप उम्मीद रखते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या काम करे आपके यहाँ पे ऊना जिला के? मुकेश अग्निहोत्री हमारे बहुत अच्छे, उसने काम भी बहुत किया है, अच्छा काम किया है। जो कांग्रेस हाईकमान है वो मुकेश अग्निहोत्री को CM कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या लगता है आपको वो अच्छे CM फेस बन पाएंगे? हाँ जी, CM के लिए दादागिरी मुकेश अग्निहोत्री। अगर जयराम सरकार के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 5 सालों में क्या लगता है आपको जयराम सरकार ने क्या काम? कोई काम नहीं किया, इतना काम कोई नहीं किया। किन मुद्दों को लेकर आप आगे वोट दोगे? नशे के लिए या और जो भी लोग के हमारे को कौन सी नौकरी दी, कोई नहीं किया। सर, क्या लगता है रिवाज बदलेगा या फिर ताज बदलेगा? मैम आपको पता है रिवाज तो बदलेगा ही, कांग्रेस की सरकार बनेगी 100% श्योर है, वो आपको पता ही है। और मुकेश जी CM होंगे, श्योर है। अगर जयराम सरकार के कार्यकाल की बात करें तो पिछले 5 सालों में क्या काम किए जो आपको लगते हैं? मैम काम तो आपको भी पता ही है जो हुए हैं, पहले कांग्रेस के टाइम में जो हुआ वही वापस उद्घाटन कर रहे हैं। बस स्टैंड कांग्रेस की देन थी, भट्टा अपना लगा दिया। क्या लगता है इस बार मोदी फैक्टर काम आएगा? नहीं मैम, मोदी फैक्टर अब खत्म है। रिवाज बदलेगा या फिर ताज बदलेगा? ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। अगर विकास कार्यों की बात करें तो पिछले 5 साल में जयराम सरकार ने यहाँ पर क्या विकास कर? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ से, अब नहीं विकास होगा कुछ भी। किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालोगे? आप चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार आए तो? ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਪਈ ਵੀ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, क्या करूँगा गरीब आदमी? बेरोजगारी के साथ साथ आपको लगता है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी, लोग शराब पीते सारे बेरोजगारी ने, ਇੱਥੇ कोई गरीब नहीं है ਇੱਥੇ, पर उधर महंगाई बहुत है, महंगाई का कोई अंत नहीं है। तो इस बार सरकार बदल जानी, मोदी फैक्टर काम आएगा? वो मोदी से कोई भी चलना, इतने कुछ भी है मोदी बादी चलना। यहाँ के स्थानीय लोगों से जान लेते हैं उनकी क्या मुख्य समस्याएं हैं, साथ ही क्या लगता है इस बार माहौल क्या है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर कुमार। क्या लगता है माहौल किसके पक्ष में है? माहौल इस वक्त जो जनता का मूड बता रहा है वो बीजेपी के पक्ष में ही है। हाँ जी, क्योंकि बीजेपी ने डेवलपमेंट की है, काम अच्छा कर रहे हैं। वैसे आपको पता है लोग तो कभी किसी से खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ कमी तो रहती है सरकार में, ठीक है, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो।
बाकी अगर दोबारा जनता मौका देगी तो पता लगेगा भी कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक रहे। आप बात कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल है। ऊना की बात करें तो क्या ऊना से सतपाल सत्ती को इस बार लोग मौका देने वाले हैं, या फिर जयराम सरकार का जो जादू है वो चलने वाला है, या मोदी फैक्टर काम आएगा? ये मोदी फैक्टर तो चलता ही है। सतपाल जी ने इस बार काम किए हैं, पिछली बार उनको जनता ने नकारा था, पर उन्होंने इस बार काम ज़्यादा बढ़िया किए हैं, कोशिश की है जनता से जुड़ने के, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों से। ऐसा नहीं है भी मतलब उन्होंने काम दिखावे के लिए गए, काम बोलता है उनका, काम किया है, वो लोगों को पता है। जितने काम डेवलपमेंट की है सरकार ने, मतलब सतपाल जी ने, वो अच्छा काम किया है। बाकी जो सतपाल रजादा जी हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, मतलब जैसे इस बार जो मौजूदा हालात है उसके हिसाब से सतपाल जी थोड़ा अप है, उनसे आगे है। मतलब बाकी लग जाएगा पता कैसा है कैसा नहीं, मतलब इस हिसाब से तो सतपाल सत्ती जी थोड़ा आगे हैं, लीड कर रहे हैं उनसे। क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनके आधार पर इस बार वोट डालने वाले हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य मुद्दे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ऊना के क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट डालने वाले हैं? मैडम मतलब काम तो मैं काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, काम तो की है सरकार ने। अगर मतलब थोड़ी कमी, आप बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी तो कभी जो ना होने वाली समस्या है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। क्योंकि बेरोजगारी अगर आप कहेंगे भी मतलब कोई काम अपना करता है, लोग उसको थोड़ा अपने आप ही पीछे हटते हैं। सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी तभी मिलेगी अगर आप प्राइवेट में भी काम अच्छा है, अगर आप मेहनत करोगे तो उसमें भी काम बहुत है। ऐसे में अगर आप सोचोगे मेरे को सरकारी नौकरी मिले, मैं बैठा करूं, सबको ऐसा नहीं होता। सरकार काम दिए है, सरकार ने भी, मेहनत करोगे तो हम भी अपना काम करते हैं, दुकानें चलाते हैं। अगर हम भी ऐसा सोचें कि हम सरकारी नौकरी करेंगे तो बेरोजगारी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। बेरोजगारी तो अपने आप ही, मेहनत जुबा करेंगे, मेहनत तो अपने आप ही बेरोजगारी ख़त्म होगी। बेरोजगारी को ये इशू बनाया है अभी, मतलब बेरोजगारी ज़्यादा है, ये तो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। इसको ख़त्म करने के लिए लोगों को अपने आप ही आगे आना पड़ेगा, मेहनत करेंगे सब कुछ होगा। अगर आप सोचेंगे भी ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, काम नहीं करेंगे, तो वो ऐसा थोड़ा होता है। मेहनत करनी पड़ती है, अपना काम करो। सरकार ने थोड़ा, आप देखो, सरकार ने कोरोना टाइम में लोगों को पैसा दिया काम करने के लिए, जितने भी थे लोगों ने, कुछ ही लोगों ने पैसा लिया, इस्तेमाल किया, अपना काम किया। ये नहीं है भी मतलब आप पैसा सरकार ने दिया, उसको यूज़ करने का थोड़ा ढंग तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है भी मतलब पैसा लिया, उसको कोई ढंग ही नहीं, ना कोई सिर ना पैर उसका। काम करने के लिए लोगों को अपने आप ही थोड़ा आगे तो आना ही पड़ता है। बाकी रही आपकी, आप कह रहे हैं अभी मतलब काम, जैसे आपने देखा ही है, काम पीजीआई हमारे गांव में बन रहा है, मलाहत में। ऊना ISBT बस स्टैंड हो गया, और ट्रिपल IT हो गई, वंदे भारत हो गया, दूसरा पेखुबेला में जो टर्मिनल बना, वो देखो लोगों के सामने है काम। ये नहीं है मतलब काम है, काम तो आपको पता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे हम हैं। अगर हम भी ऐसे बैठ जाएं तो काम कभी नहीं होगा। बेरोजगारी ख़त्म करने के लोगों को अपने आप ही आगे आना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है आपका कहना है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, उसका कितना फर्क? मैडम लोगों ने मौका देकर देख लिया पंजाब में आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने जो 3-4 महीने में, 5 महीने में पंजाब में लोगों को वादे किए थे काम के, काम थोड़ा किया। गुंडागर्दी आप देख लो, 200, 250, 300 मर्डर हो चुके हैं अभी तक। अगर ऐसा ही कुछ मतलब लोग, जनता, मेरे को नहीं पता जनता जनार्दन क्या कहेगी, अगर लोगों ने उनको मौका दे दिया आम आदमी पार्टी को, जैसा हालात उन्होंने पंजाब में करके रख दिए, ऐसे ही हालात फिर हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हालात हिमाचल में होंगे। बीजेपी जे नहीं मैं कह रहा भी सरकार उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी, जे नहीं, कांग्रेस ने भी मेहनत की है। अगर कांग्रेस ने अगर मेहनत ना की होती तो ऐसा टक्कर नहीं है, जैसे इस बराबर की टक्कर है, एक तरफा मुकाबला नहीं हम कह रहे हैं। पर मतलब अगर आप चुनावी माहौल का इस वक्त टाइम देखेंगे तो उस हिसाब से बीजेपी आगे है। कांग्रेस मतलब ये नहीं, कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी है, OPS का मुद्दा है। OPS ये नहीं पता किसने बंद की, एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमने बंद किया, हमने शुरू की है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार में आने के 10 दिन बाद वो OPS जो है लागू कर देंगे, तो क्या लगता है वादा पूरा करेगी कांग्रेस? OPS पहले तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए, OPS बंद किसने की थी? अगर लागू करने की बात कर रहे हैं तो पहले बंद क्यों की? बीजेपी कहती है वीरभद्र सरकार में हुई है, कांग्रेस कहती है केंद्र सरकार ने की है।
मैं यही बोल रहा हूँ ना, अगर जिसने भी बंद की है पहले उनसे सवाल पूछना चाहिए आपने बंद क्यों की। अगर आप दोबारा शुरू करने की बात करें तो किस बेस पे कर रहे हो? कांग्रेस ने तो दोबारा शुरू करने की बात की है, बीजेपी ने तो शुरू करने की बात ही नहीं कि बीजेपी ओपीएस के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार। बीजेपी ने ओपीसी में आप बोला तो है, वो हरी झंडी दी है उन्होंने। अभी लोग कह रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे दे दिया है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो सरकार ऐसे नहीं है सेंटर में बैठी, उन्होंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है, ठीक है। बाकी मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो मुद्दे हैं ना, ये सिर्फ चुनावी, जिस वक्त चुनावी माहौल होता है उसी वक्त ही उठते हैं। पहले क्यों नहीं 4 साल में इन्होंने ओपीएस का मुद्दा क्यों नहीं उठाया, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस है। अगर इन्होंने मुद्दे उठाए होते तो एक सिर्फ 15-20 दिन महीने के लिए लोगों के बीच में माहौल बना दी, ओपीएस लाएंगे, हम लागू करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। लोगों को पता ही है कि ओपीएस का मतलब क्या है, क्यों बंद किया था, क्या कारण रहे थे उस वक्त बंद करने की, सरकार की क्या मजबूरी थी। और अगर आपको चुनाव के समय में याद आ रहा है कि हम ओपीएस लागू करेंगे, तो पहले इनसे दोनों पार्टी से ये सवाल पूछा जाए बंद किसने की और शुरू किसने क्यों करनी है। अगर ये ओपीएस, हम प्राइवेट लोग हैं, हमारे अपने काम है, ओपीएस ठीक है, मुद्दा गंभीर है, सरकारी वर्कर उनको मिलना भी चाहिए। पर हमारा देखो, हमें तो कोई पेंशन नहीं है, ना तो हमें कोई सरकार की बल से सहूलत मिलती है। अगर हम भी ऐसे सोचे धरने दें, हम भी यही काम करेंगे तो बेरोज़गारी ये तो और बढ़ती जाएगी। फिर बीच में फिर समस्या बेरोज़गारी की आ गई। अगर आप प्राइवेट बंदा, अगर हम, मेरी उम्र 40 साल है, मेरे को इस वक्त कोई चोट लग जाए, मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाऊँ, मेरा इलाज कौन कराएगा? मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा। ना तो मेरे को कोई सरकार पैसा देगी, मैंने जो अपना अभी तक मान लो अपना खाते में जो भी थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके रखा होगा, वो तो मेरा सारा गंभीर बीमारी पर ही लग गया। मेरे को क्या मिला सरकार से? अगर सरकार से अपेक्षा है काम करो, ठीक है, मुद्दे हैं, मुद्दे उठने भी चाहिए। पहली बात तो जनता पहले अपने आप ही, जनता को अपने आप से सवाल करना चाहिए। आप सरकार को मौका दे रहे हो, अपने आप से मौका लोग ही लेकर आते हैं ना। जो लीडर है वो पैदा नहीं होता, जनता ही पैदा करती है उसको। उसको आने से पहले पूछो कि हम आपके साथ तभी चलेंगे, आपको हमारे ये काम करने पड़ेंगे। 4 साल तो ये सबको साथ में लेके चलते हैं, सब बात मानते हैं, बाद में इनको ढूंढना पड़ता है भी कहाँ जाएं, किसको लाएं। अगर किसी के पास जाना भी पड़ेगा तो आपको पहले इनके जो चटकार होते हैं उनके साथ लेना पड़ेगा। ऐसे में ये बात ही नहीं सुनेंगे आपकी। तो ये तो थे हमारे साथ स्थानीय लोग, जिनका कहना है कि चुनाव आते हैं तो सरकार और सभी पार्टियों को लोगों के मुद्दे याद आ जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो सभी मुद्दे गायब हो जाते हैं। देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी। इसके अलावा ऊना की कुटलहड़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र कंवर का मुकाबला भांजे कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो से है, तो तीनों ही सीटें कई मायने में काफी अहम मानी जा रही हैं। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसे नसीब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।